मैं दुबई में था और एक लेडी डॉक्टर ने मुझे अपना ड्राइवर रख लिया। वह मुझ पर बहुत मेहरबान थी, मुझे अपने घर पर रखा क्योंकि वह अकेली रहती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि रात को हल्की हल्की किसी की आवाज़ें आती थी। लेकिन एक दिन मैं अपने मालकिन के कमरे के करीब गया तो किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं मालकिन के कमरे में चला गया। जो मंजर मेरे सामने था, मेरी तो रूह लर्ज़ गई, क्योंकि मासूम से भोले भाले दिखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घिनौने होते हैं। हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमारे अपने नहीं होते। ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसा आता है जब हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं, और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। दुबई में गर्मी जब शिद्दत इख्तियार करती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। घर पूरी तरह से एयर कंडीशन होने के बावजूद भी मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता और इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सारे घर में टहलने लगता। आज गर्मी पूरी जोरों पर थी और मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था, और मैं अपने कमरे से निकल गया और यूं ही चहलकदमी करने लगा कि जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी मालकिन के कमरे से दबी दबी सी आवाज़ें आ रही हो। मैं हैरान रह गया क्योंकि घर में तो रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा कोई और होता नहीं था। शायद मुझे वहम हो गया था। मैं थोड़ी देर यूं ही सारे घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ गया। यह एक बड़ा सा घर था जहां मैं अपनी मालकिन के साथ ही रिहाइश पजीर था, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया था और मालकिन ने मुझे बुरे वक्त में मुझ पर रहम खाकर ड्राइवर रख लिया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने फ़ौरन अपने जहन में आने वाले ख़यालात को झटक दिया। शायद मालकिन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, हो सकता है फ़ोन स्पीकर पर हो। मेरी मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, और शायद हॉस्पिटल से ही किसी का फ़ोन आया हो। मालकिन बहुत रहमदिल और नेक औरत थी, अपने मरीज़ों की खातिर जान देती थी। मैंने मालकिन में गुजरे 6 महीनों में कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात फिर गर्मी ने मुझे फिर बेचैन किया और मैं यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। एक बार फिर मैं मालकिन के कमरे के करीब पहुँचा तो मुझे आवाज़ सुनाई दी। यह स्पीकर के फ़ोन की आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मौजूद है। दबी दबी सरगोशियों ने तजास्सुस पैदा कर दिया, लेकिन मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात की इस पहर में मालकिन के कमरे के करीब भी जाता। मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल गैर मामूली था, क्योंकि मैंने आज तक मालकिन का रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। वह यहाँ तन्हा रहती थी और उसके घर वाले किसी दूसरे मुल्क में रहते थे। मैं सारी रात यूं ही बेचैनी से बाहर गुजार कर अपने कमरे में वापस आ गया। आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए फ़ोन कौन आ सकता है, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं थी। वह खूबसूरत और जवान लड़की थी, लेकिन अभी तक मालकिन ने शादी नहीं की थी। मालकिन हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जाती थी। जितना वक्त मालकिन हॉस्पिटल में रहती, मैं गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा रहता और मालकिन का इंतज़ार में मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था और जिससे मैं बिल्कुल बेखबर था, जबकि मुझे मालकिन के हर पल की खबर होती थी। इन्हीं सोचों के साथ मैं बिस्तर पर लेटा तो थोड़ी ही देर में मुझे नींद लग गई। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक मालकिन को हॉस्पिटल ले जाने लगा। मालकिन गाड़ी के पीछे सीट पर आंखें मूंदे बैठी थी, जिनका चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे रात भर सोई ना हो। उनके चेहरे पर जमाने की दखन महसूस हो रही थी। मैंने ही अचानक पूछ लिया कि आप रात भर सोई नहीं हैं। मेरी बात सुनकर मालकिन ने गड़बड़ा कर आंखें खोल दी और कहने लगी, क्यों माजिद, ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं भला रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 11 बजे ही सो जाती हूँ। हॉस्पिटल में काम करने के लिए मुझे पूरी नींद की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं रात को बिल्कुल नहीं जागती।
मालकिन की बात सुन के हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन रात को सो नहीं रही थी। लेकिन मालकिन ने तो सिरे से ही झूठ बोला था कि मालकिन को मुझसे भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। मैंने गहरी नज़र मालकिन के चेहरे पर डाली, जो अब शीशों से बाहर देखते हुए सोच रही थी हॉस्पिटल आ गया था और मालकिन गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल चली गई थी। लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर मालकिन के झूठ के बारे में सोच रहा था। मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मालकिन को मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात थी जो मालकिन छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे जहन में मालकिन के लिए जो ख्याल आ रहा था, मैं वह सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में मालकिन एक बाहया और बाकिरदार औरत थी। शाम के वक्त मालकिन हॉस्पिटल से निकली और सीधा घर आकर अपने कमरे में चली गई। मुझे भी इसके बाद कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं भी अपने कमरे में आराम करने चला जाता। गर्मी ने इस कदर जोड़ कर रखा था कि हर कोई अपने घरों में कैद था। दुबई में भी कैंपस पर सब लोग अपने घर से निकलकर शॉपिंग मॉल जाया करते थे। बाकी सारा हफ्ता सभी मसरूफ रहते। मैं भी मालकिन को वीकेंड पर मुखलिस मॉल ले जाया करता था। सिर्फ इससे पहले घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर का ही एक चक्कर रोज लगाना होता था। मेरी नौकरी बहुत ही पुरसुकून और आरामदेह थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं दिया, मगर मैं किसी और मकसद के तहत आया था। लेकिन अब मैं अपनी नौकरी से खुश था। सारा वक्त मैं अपने कमरे में रहा और रात को जानबूझकर घर से बाहर निकला, क्योंकि मैं इस दबी दबी आवाज़ों के बारे में जानना चाहता था। मालकिन के कमरे में थोड़ी ही दूर मुझे वो आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं वहीं ठहर गया और वे आवाज़ें इस कदर हल्की थी कि मुझे पूरी तरह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ना जाने कौन मालकिन से मिलने के लिए रात के इस पहर आता था, जिसके बारे में मैं मालकिन मुझे बताना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर बाद अपने कमरे में वापसी के लिए पलटने लगा तो मुझे मालकिन की चीख सुनाई दी और मुझसे रहा ना गया और मैं तेज़ी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुलता ही चला गया। अंदर के मंजर ने मुझे दहला कर रख दिया। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ, अंदर का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बयां था। जैसे दिखाई देता था वैसा हरगिज़ भी नहीं था। अपने मालकिन को बहुत ही नेक और बाहया औरत समझता था, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा था उसके बाद जैसे सब कुछ बदल कर रह गया हो। मैं आज के 8 महीने पहले बड़े बड़ी आंखों में ख्वाब लिए दुबई आया था। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी निकाल कर अपने एक जानने वाले के तवस्सुत से मुझे दुबई भिजवाया था। मेरी माँ के एक रिश्तेदार ने अम्मी को बताया था कि दुबई में बहुत आसानी से नौकरियाँ मिल जाया करती है। उसने अम्मी से 5 लाख रुपए लेकर मुझे दुबई का वीज़ा और पासपोर्ट पकड़ा दिया और मैं बगैर किसी नौकरी के ही सोचकर ये दुबई चला आया था कि आते ही यहाँ मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी मिल जाएगी। मैं दुबई को ख्वाबों की नगरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे हकीकत का अंदाज़ा हुआ कि बग़ैर मेहनत के इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। मैं एक छोटे से होटल में रहते हुए नौकरियाँ ढूंढने की कोशिश करता रहता था, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक होटल में मुझे बर्तन धोने की नौकरी मिली तो मैंने उसी को गनीमत जान लिया और बर्तन धोने का काम करने लगा। मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन करती और मैं अपनी माँ को झूठे दिलासे देता। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ सिर्फ 3 ही महीने का वीज़ा था और मुझे वापस चले जाना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूँ। मुझसे दुबई की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती थी और बर्तन धोकर होटल से वापस अपने कमरे जाने तक मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता था और गर्मी की शिद्दत से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। एक ही दिन एक बर्तन धोकर मैं होटल से निकला तो बीच रोड पर ही चकरा कर बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था और एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर मेरे सर पर खड़ी थी। मेरे सर पर पट्टी बांधी हुई थी और मैं सर में बहुत टीसें उठ रही थी। वो लेडी डॉक्टर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे बारे में जानकर वह कहने लगी कि मैं उसकी गाड़ी से टकरा गया था। वह तो खुदा का एहसान है कि मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी और वो ही मुझे उठाकर हॉस्पिटल लाई थी। लेडी डॉक्टर ने मेरी हालत देखते हुए मुझे अपने घर जाने के लिए कहा। वह कह रही थी कि मेरा ये हाल उसकी वजह से हुआ, इसलिए वह अपने घर पर रख कर ठीक करना चाहती है। पहले तो मैंने इनकार कर दिया और फिर उसके इसरार पर मान गया। वह जेल का किराया भरना मेरे बस की बात नहीं थी। 2 दिन उस लेडी डॉक्टर ने मुझे अपनी निगरानी में रखा और मैं
बिल्कुल ठीक हो गया। 2 दिन बाद मैंने उससे इजाज़त चाही तो वो कहने लगी कि उसे ड्राइवर की शदीद ज़रूरत है। अगर मुझे ड्राइविंग आती हो तो मुस्तकिल तौर पर वह मुझे मुलाज़िम रख सकती है। मैं पाकिस्तान में अपने दोस्तों की गाड़ी चलाया करता था, इसलिए मुझे अच्छे से अच्छी ड्राइविंग आती थी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि मैं उसी के घर में रह सकता हूँ और उसकी ड्राइवर की नौकरी कर सकता हूँ। वह मुझे एक मामूली रकम देगी। लेडी डॉक्टर की बात पर मैं हैरान रह गया कि वे मुझ जैसे अजनबी पर कैसे विश्वास कर सकती हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत था कि मुझे नौकरी भी मिल रही थी। मैंने बिना सोचे समझे हामी भी भर लिया और मैं उस दिन से मालकिन के ही पास नौकरी करने लगा। मालकिन बाकायदा सी नमाज़ें पढ़ती थी, घंटों खुदा के सामने सजदे में बैठी रहती। मेरे लिए तो पाकीज़गी से फरिश्ता सफ़त सी औरत थी। मालकिन ने अपने घर में सिर्फ जगह ही नहीं दी थी बल्कि मुझे इज्जत भी दी थी। मुझे ऐसा एहसास ही नहीं होता था कि मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ। मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर मुझे तनख्वाह मिल रही थी जिसे मैं खुशी खुशी अपनी माँ को भिजवा दिया करता था। मालकिन ने मेरा वीज़ा भरवा दिया था और वह दिन इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 6 महीने होने वाले थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ दबी दबी सी आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी थी, उन्होंने मेरे अंदर एक तहज़्ज़ुज़ सा पैदा कर दिया था। और जब मैं मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर की मंजर ने मुझे पूरी तरह से मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आधी रात में मालकिन ने अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ होंगी। मुझे देखते ही मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और वह गुस्से से कहने लगी, आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैंने मालकिन को पहली दफ़ा इतनी तेज़ लहजे में बात करते हुए सुना था। मैं हकलाते हुए कहा कि मैं आपकी आवाज़ की चीख सुन के आया था कि कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं हैं। वह 2 आदमी भी मुझे घूर रहे थे। मालकिन ने गुस्से में कहा कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ और तुम अपने काम से काम रखो। आइंदा रात के वक्त मेरे कमरे की तरफ नज़र भी ना आना। मैं उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी सी भर गई। मेरी मालकिन एक गैर शादीशुदा कुंवारी लेडी डॉक्टर थी। वह आधी रात को 2 आदमियों के साथ अपने कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि उसकी चीख की आवाज़ें मुझे सुनाई दी थी। मैं अब सच जानने बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन मैं अब जानता भी तो किससे कि मालकिन मुझे कभी कुछ नहीं बताएगी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो एक आदमी ने मालकिन को जोर से पकड़ रखा था और वह मालकिन के बहुत ही ज़्यादा करीब था। मालकिन और उसके दरमियान फासला ना होने के बराबर था और इसी बात ने मुझे हैरान कर दिया कि मालकिन जैसी नेक औरत एक वक्त में 2 आदमियों के साथ रात कैसे गुजार सकती है। अगली सुबह भी मालकिन ने मुझसे कोई बात किए बगैर गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मालकिन का चेहरा आज भी सरसों की तरह पीला हो रहा था। रात भर की थकन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मालकिन से खुद ही नज़रें चुरा ली। मुझे इस बात का खौफ था कि अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा और ना ही कोई नौकरी। मुझे अगली रात का इंतज़ार था और मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही सच का पता लगाऊंगा। मालकिन रात के खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करके अपने कमरे में चली गई और इसी वक्त का फ़ायदा उठाकर मैं मालकिन के कमरे में छुप गया। मैं चाहकर भी इस बात का यकीन नहीं कर पाया था कि मैंने मालकिन एक बाकिरदार औरत है। अगर मैं मान भी लेता कि मालकिन बरकिरदार औरत है तो फिर वह चीख क्यों मारी? उसे मालकिन का चेहरा दिन बे दिन पीला क्यों पड़ता नज़र आ रहा था? मैं मालकिन के कमरे में छुपा हुआ था और मालकिन चहलकदमी करके थोड़ी देर में अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। 1 बजे के करीब वह दोनों आदमी चले आए। उनको देखकर मालकिन उनका चेहरा उतर गया और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उनमें से एक आदमी बहुत उनके करीब चला आया और दोनों ने अपने बाजू से पकड़े अपने करीब की तरफ खींचा। मालकिन की हल्की सी चीख बरामद हुई थी, जैसे उस आदमी ने अपने हाथों से गला घोटा हो। उनकी हल्की हल्की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी और मेरे जिस्म से पसीना छूट रहे थे। मैं मालकिन के कमरे में लकड़ी की बनी बड़ी सी अलमारी में छुपा हुआ था। उस आदमी ने मालकिन को धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और अपने मोबाइल से फ़ोन में कुछ दिखाने लगा। साथ ही वह मालकिन से कह रहा था कि अगर उसकी बात ना मानी तो वह हर हद से गुजर जाएगा। मैं जान गया था कि वह आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहा है और यकीनन उनके पास मालकिन की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन वह मालकिन से क्या चाहता है मैं इस बात को नहीं जानता था। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर मेरी जान निकलने लगी थी कि हाथ जोड़े उस आदमी से दरख्वास्त कर रही थी। उनका हाल ऐसा था कि कांटों से बदन में खून नहीं। उस आदमी ने उंगली उठाकर मालकिन को
तकलीफ दी। अगर उनकी काम जल्दी से ना किया तो वह उनको बर्बाद कर देगा। मालकिन ने उसे यकीन दिलाया कि उनका काम जल्दी कर देगी और दोनों आदमी कमरे से निकलकर बाहर चले गए। वह बिस्तर पर बैठी रो रही थी कि मैं अलमारी से निकलकर उनके सामने आ गया। मुझे देखकर उनकी जान निकल गई और वह कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए लेकिन आपका सारा सच मुझे बताना होगा। मैं उनके कदमों में बैठ गया और उनको यकीन दिलाया कि मैं उनके साथ पूरी तरह वफादार हूँ। वह कहने लगी कि वो दोनों आदमी बहुत खतरनाक हैं कि तुम इन मालूमात से दूर रहो, बल्कि मुश्किल वक्त में मेरे साथ दिया था। अब मेरी बारी है कि मैं आपकी मदद करूं। मुझ पर आपके बहुत एहसान हैं और जब मुझे एहसान उतारने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मालकिन ने मेरी तरफ एक नज़र डाली तो उनको इस बात का यकीन हो गया कि वह रोती हुई जो सच उन्होंने मुझे बताया वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह दोनों आदमी मालकिन को कुछ दिनों से डराने धमकाने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक आदमी के पास मालकिन के तमाम घरवालों की तस्वीर मौजूद थी और वह मालकिन को धमकी दे रहा था कि अगर मालकिन ने उनकी बात नहीं मानी तो वह इंडिया में मौजूद मालकिन के घरवालों को ख़त्म करवा देगा। वह मालकिन से एक गैर कानूनी तौर पर गैर इंसानी काम की डिमांड कर रहा था। मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और दुबई की बड़ी बड़ी अमीर औरतें उनसे अपना इलाज करवाने के लिए आती थी। कुछ महीनों से उनके पास एक औरत इलाज के लिए आ रही थी जिसे दिल की कुछ तकलीफ थी, लेकिन उस औरत की बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसकी जान को खतरा होता। मालकिन पूरी ईमानदारी के साथ उस औरत का इलाज कर रही थी और वह औरत अब ठीक होने की दर पर थी। लेकिन एक दिन अचानक उस औरत के दोनों बेटे मालकिन के पास आए और कहने लगे, हमारी माँ की दवाइयाँ बदल कर ऐसी दवाई दो जिससे उनका दिल काम करना छोड़ दे। वह दोनों बेटे अपनी माँ को मारना चाहते थे क्योंकि उनकी माँ के नाम पर बहुत ज़्यादा जायदाद थी। उनकी माँ की वसीयत के मुताबिक वे जायदाद मरने के बाद ही उन दोनों बेटों को नाम होती। दुबई का कानून बहुत सख्त है, इसलिए वे दोनों अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना डॉक्टर के ही जरिए अपनी माँ को ख़त्म करवा दिया जाए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मालकिन एक नेक और ईमानदार लेडी थी और ये बात किसी भी सूरत उनको गवारा नहीं थी कि वो एक सेहतमंद औरत को गलत दवाइयाँ देकर मौत की दहलीज पर पहुंचा दे। इसलिए मालकिन ने उन दोनों को साफ मना कर दिया और उनकी रिपोर्ट पुलिस में जमा करवाने की धमकी दी। लेकिन वे दोनों भाई बहुत ही शातिर दिमाग के थे। उन्होंने मालकिन के घरवालों का सुराग ले लिया और मालकिन के घरवालों को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहे थे। मालकिन के घरवाले इंडिया में एक छोटे से कस्बे में रहते थे और वहां उन्हें मौत के घाट उतारना बहुत मुश्किल काम नहीं था। अपने घरवालों के बारे में जानकर मालकिन की जान निकल गई और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का इरादा मुतल्लिक कर दिया, लेकिन वो चाहकर भी उन दोनों की मां को गलत दवाई ना दे सकी। वह दोनों कुछ अरसे से हर रात मालकिन के पास आते और मालकिन को बुरी तरह डराते धमकाते। मालकिन किसी न किसी बहाने से उन्हें रोकती आ रही थी, लेकिन अब दोनों का सब्र खत्म हो चुका था। वे जल्द से जल्द अपनी मां को ही मारकर मौत के घाट उतारना चाहते थे। उन्होंने मालकिन को 2 दिन का वक्त दिया था कि अगर मालकिन ने 2 दिन में कुछ नहीं किया तो उनके घर वालों को ख़त्म कर देंगे। मालकिन सारी बात बताने के बाद बुरी तरह रोने लगी और वह इस कदर फंस गई थी कि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। वे दोनों आदमी मालकिन की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे थे। वे जानते थे कि मालकिन यहाँ तन्हा रहती है। कुछ जायदाद की खातिर वो संगदिल अपनी ही माँ को मरवाने की तैयारी कर बैठे थे। मालकिन के घर वालों को मारना उनके लिए क्या मुश्किल था। मैं जो मालकिन को लेकर गलत बातें सोच रहा था वे सारा जानने के बाद मुझे अपनी इस सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मालकिन तो वाकई एक नेक डॉक्टर थी। मैंने मालकिन से कहा, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ। वे कहने लगी, वह दोनों आदमी मुझे पूरी तरह नज़र रखते हैं। हर घर में हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर और इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकती। मैंने मालकिन से कहा, आप फिक्र ना करें, आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। मालकिन मेरी शक्ल देखने लगी। आप फिक्र ना करें, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, उन्हें एक बात बताऊंगा। वह दोनों भाई जब एक साथ गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बाकी नहीं रह पाएगा। मेरी बात सुनकर मालकिन को कुछ इत्मीनान हो गया। अगले दिन मालकिन को हॉस्पिटल छोड़ा। मालकिन की गाड़ी को हॉस्पिटल के पार्किंग में खड़ा किया। खुद चुपके से गाड़ी से निकलकर टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने हर बात पुलिस वालों को बता दी।
और उसके बाद कुछ ही देर में पुलिस वाले एक्शन लेकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मालकिन ने भी अपनी तरफ से सारा सच बता दिया। वे दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। उनकी मां ने बताया कि वे दोनों उसके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उसके शौहर के पहले बीवी के औलाद हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दौलत की खातिर वे दोनों बेटे जिन्हें वह पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। जरा सी हिम्मत की वजह से मालकिन इतनी बड़ी आजमाइश से आसानी से बाहर निकल आई थी। मालकिन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि अगर मैं उसके साथ ना देता तो गलत रास्ते पर अपना कदम बढ़ा देती। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरे ऊपर मालकिन के बहुत एहसान थे और मैं तो बस उन्हें एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश की थी। आजकल लोग दौलत और पैसों के लिए कोई इंसानियत भूल जाते हैं। आजकल लोग दौलत और पैसों के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, अपने रिश्ते नाते सब कुछ। वह दोनों आदमी भी इतने बदनसीब निकले कि पैसों के खातिर अपनी मां को ही ख़त्म करने की कोशिश करने लगे थे। मैंने मालकिन से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन मुझे मालकिन बदकिरदार महसूस हुई थी। मैं ये सोचने लगा था कि रात को 2 मर्दों के साथ वक्त गुजारती है, जबकि वह तकलीफ़ की इंतहा पर थी। कभी कभी सच बजाने बगैर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, और अगर आपने इर्द गिर्द कुछ भी अजीब सा या अलग महसूस हो तो ज़रूर गौर करना चाहिए। अगर मैं मालकिन के कमरे में आने वाली आवाज़ें नज़रअंदाज कर देता और उसकी आंखों में मौजूद तकलीफ़ को ना जान पाता, शायद मालकिन अपनी मरीज़ा की कातिल बन जाती। अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और हमेशा मोहतात रहें। आपके इर्द गिर्द जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ अच्छा ही मौजूद है, वहीं बुरे लोग भी हैं जिन्हें एहतियात का दामन अख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।